क्लासरूम में शोर मचाते बच्चे और उन्हें चुप करवाने की नाकाम कोशिश करती हुई एक महिला टीचर जो स्कूल पहुंचने से पहले ही गली मोहल्ले और गांव वालों की कड़ी बातें सुन चुकी होती है। लेकिन उस टीचर के अंदर इतना साहस और संयम था कि उसने ना सिर्फ शोर मचाते हुए बच्चों को शांत किया, बल्कि महिलाओं की शिक्षा का विरोध करने वाले लोगों को भी एक किनारे कर दिया। हम बात कर रहे हैं भारत की पहली महिला टीचर सावित्री बाई फुले की, जिन्होंने अगर घर से बाहर कदम ना रखा होता तो आज स्कूल में महिला टीचर और गर्ल स्टूडेंट दिखाई नहीं देती। आपने रानी लक्ष्मीबाई और रानी पद्मावती समेत कई वीरांगनाओं की कहानी सुनी होगी, जिनका जीवन हमेशा से कई लड़कियों के लिए मार्गदर्शक रहा है। लेकिन रानियों से विपरीत एक सामान्य घर में जन्म लेने वाली सावित्री बाई फुले ने लड़कियों की शिक्षा और टीचिंग के क्षेत्र में उनके करियर को बढ़ावा देने में अहम योगदान निभाया है, जिसके लिए उन्होंने समाज की कड़वी बातें भी सुनी थी। सावित्री बाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में छोटे से गांव नायगांव में हुआ था। वहीं जब सावित्री बाई 9 साल की थी तो उनकी शादी पूना में रहने वाले 13 वर्षीय ज्योतिबा फुले के साथ करवा दी गई थी। सावित्री बाई फुले माली परिवार से ताल्लुक रखती थीं, इसलिए समाज में उन्हें पिछड़ी जाति माना जाता था। उस दौर में भारत पर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, इसलिए देश की शिक्षा व्यवस्था उन्हीं के हाथों में थी। भारत में मौजूद मिशनरी स्कूलों में अंग्रेज अधिकारियों के बच्चे पढ़ते थे, जबकि भारतीयों को उन स्कूलों में दाखिला लेने या फिर पढ़ाई करने की इजाजत नहीं थी। वहीं स्कूलों के बाहर पंडित या ब्राह्मण वर्ग के लोगों को ही शिक्षा का अधिकार होता था, इसलिए उस दौर में हर किसी का शिक्षित हो पाना बहुत ही मुश्किल होता था। सावित्री बाई के पति ज्योतिबा फुले शिक्षित व्यक्ति थे, जो हिंदी ग्रंथों का अध्ययन किया करते थे। उन्हीं ग्रंथों को पढ़ने के बाद ही ज्योतिबा फुले को पता चला कि समाज में जाति धर्म सिर्फ बाहरी चीजें हैं, जबकि असल में सभी इंसान एक समान हैं और सभी को समान अधिकार भी मिलने चाहिए। लेकिन ये बात अनपढ़ समाज को आसानी से समझाई नहीं जा सकती थी, इसलिए ज्योतिबा फुले ने पहले अपनी पत्नी सावित्री बाई को ग्रंथों का ज्ञान देने का फैसला किया। ज्योतिबा फुले रोजाना चोरी छिपे सावित्री बाई फुले को पढ़ाया करते थे, लेकिन ये बात जल्द ही ज्योतिबा फुले के घर वालों को पता चल गई और उन्होंने सावित्री बाई को पढ़ाई बंद करने की धमकी दी। लेकिन सावित्री बाई और ज्योतिबा फुले इस नई मुहिम को रोकना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने घर छोड़ दिया और अपने एक दोस्त के घर रहने लगे। इसी दौरान सावित्री बाई फुले ने एक मिशनरी स्कूल में एडमिशन लिया, जबकि उनके पति ज्योतिबा फुले खेतों में काम करते थे। उस दौर में लड़कियों का स्कूल जाना या फिर शिक्षित होना शर्म की बात मानी जाती थी, इसलिए सावित्री बाई फुले को अक्सर लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ता था और इस चीज के लिए लोग ज्योतिबा फुले को भी दोष देते थे। लेकिन पति पत्नी की ये जोड़ी किसी की बातों में आने वाली नहीं थी, बल्कि उन्होंने एक साथ मिलकर समाज को नया सवेरा दिखाने का फैसला कर लिया था। सावित्री बाई फुले को एहसास हुआ कि पढ़ाई ने उनके जीवन को नई दिशा दिखाई है, लिहाजा वो समाज की दूसरी लड़कियों को भी शिक्षित करना चाहती थी। इसके बाद सावित्री बाई फुले ने अपनी सहेली के साथ मिलकर टीचर की ट्रेनिंग ली और देश की पहली महिला शिक्षिका के रूप में पहचान बनाई, जिसके बाद उन्होंने साल 1849 में अपने पति ज्योतिबा फुले और बहन सगुणा बाई क्षीरसागर के साथ मिलकर पूना में एक छोटा सा स्कूल शुरू किया था। शुरुआत में स्कूल में छात्राओं को लाने में काफी परेशानी होती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे स्कूल में 9 लड़कियां पढ़ने के लिए आने लगीं और फिर कुछ समय बाद उनकी संख्या 25 तक पहुंच गई थी। वो सभी लड़कियां समाज के निम्न वर्ग से ताल्लुक रखती थीं, जिन्हें शिक्षा से दूर रखा जाता था और उनकी कम उम्र में ही शादी करवा दी जाती थी। सावित्री बाई फुले के स्कूल में बच्चों को मैथ, साइंस और समाज शास्त्र पढ़ाया जाता था, जो स्कूली छात्रों के लिए बिल्कुल नया विषय था। सावित्री बाई फुले को स्कूल चलाने में उनके पति ज्योतिबा फुले पूरा सहयोग देते थे, जिसकी वजह से साल 1851 के आखिर तक उन्होंने पूना में 3 अलग अलग स्कूल खोल लिए थे। उन तीनों स्कूल्स में कुल 150 छात्राएं पढ़ने के लिए आती थीं, जबकि उस दौर में इतनी बड़ी संख्या में लड़के भी स्कूल पढ़ने के लिए नहीं जाते थे। एक तरफ जहां सावित्री बाई फुले और उनके पति ज्योतिबा फुले अच्छा काम कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ समाज के लोग उनका बहिष्कार करने से पीछे नहीं हट रहे थे। किसी का कहना था कि सावित्री बाई फुले की इन हरकतों की वजह से उनके पति की जल्दी मृत्यु हो जाएगी, तो कोई घर से निकलते वक्त उनके ऊपर सड़ी हुई सब्जियां, गोबर और कीचड़ फेंका करते थे। स्थानीय लोग ऐसा इसलिए करते थे ताकि सावित्री बाई फुले डरकर पढ़ाने का काम छोड़ दें। वो लोग रोजाना सावित्री बाई फुले का पीछा करते थे और उनके ऊपर खराब खराब चीजें फेंककर गलत बातें बोला करते थे। लेकिन इन सब बातों से सावित्री बाई फुले को कोई फर्क नहीं पड़ता था,
बल्कि एक दिन उन्होंने एक व्यक्ति से कहा कि आप मेरे ऊपर जो गोबर फेंकते हैं मुझे वो फूलों की तरह लगता है, क्योंकि मैं आपकी बहनों को शिक्षित करने का अच्छा काम कर रही हूँ। लेकिन सावित्रीबाई फुले की बातें आम लोगों को समझ कहाँ आने वाली थी, इसलिए उन्होंने बहिष्कार जारी रखा। इस तरह महीने गुजर गए, लेकिन लोगों ने सावित्रीबाई फुले के प्रति अपना रवैया नहीं बदला। इस बात से परेशान होकर एक दिन सावित्रीबाई ने अपने पति से कहा कि अब मैं पढ़ाने नहीं जाऊंगी, मुझे रोजाना बच्चों को गंदी साड़ी में पढ़ाने में अजीब लगता है। जिसका जवाब देते हुए ज्योतिबा फुले ने उन्हें 2 साड़ियां दी। ज्योतिबा फुले ने कहा कि तुम एक साड़ी पहनकर घर से बाहर निकलना, और जब लोग तुम्हारे ऊपर गोबर और कीचड़ डालकर साड़ी को गंदा कर देंगे तो स्कूल जाकर उस साड़ी को बदल लेना और दूसरी साड़ी पहन लेना। इस तरह तुम्हें रोज गंदी साड़ी पहनकर स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ाना पड़ेगा और तुम्हारा मनोबल भी नहीं गिरेगा। बस फिर क्या था, सावित्रीबाई फुले रोजाना गंदी साड़ी पहनकर घर से निकलती थीं और स्कूल जाकर साफ सुथरी साड़ी पहन लेती थी। साड़ी को गंदा करने वाले लोगों का हल तो निकल गया था, लेकिन जो लोग सावित्रीबाई को पत्थर मारते थे उनका कोई हल नहीं निकला था। एक सुबह एक आदमी पत्थर लेकर सावित्रीबाई फुले के रास्ते में खड़ा हो गया और उन्हें धमकी देने लगा कि अगर तुमने लड़कियों को पढ़ाना बंद नहीं किया तो तुम्हें बुरा अंजाम भुगतना होगा। गांव के कई लोग वहां पर इकट्ठा हो गए, लेकिन किसी ने सावित्रीबाई फुले की हेल्प नहीं की। फिर क्या था, सावित्रीबाई फुले ने उस आदमी को एक जोरदार थप्पड़ मारा और रास्ते में आगे बढ़ गई, जबकि थप्पड़ खाने वाला आदमी पत्थर फेंक कर वहां से ऐसा भागा कि फिर कभी सावित्रीबाई के रास्ते में नहीं आया। ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई और अगले दिन से सावित्रीबाई फुले को पत्थर मारने वाले लोग भी अचानक से गायब हो गए थे, जिसके बाद फिर कभी किसी ने सावित्रीबाई फुले को परेशान करने की हिम्मत नहीं दिखाई। इसके बाद सावित्रीबाई फुले ने दूसरे स्कूल भी खोले, जिनकी संख्या 18 के आसपास पहुंच गई थी। सावित्रीबाई फुले पढ़ाने के साथ साथ कविताएं भी लिखा करती थीं, जबकि वो समाज सेविका के रूप में काम करते हुए बाल विवाह, सती प्रथा और लड़कियों की शिक्षा पर रोक लगाने वालों के खिलाफ काम किया करती थी। सावित्रीबाई फुले ने एक आश्रम भी खोला था, जहां कम उम्र में विधवा होने वाली लड़कियों और गर्भवती महिलाओं को रहने की जगह दी जाती थी। दरअसल उस दौर में लड़की के विधवा होने पर उसे समाज से अलग कर दिया जाता था, जबकि इस मौके का फायदा उठाकर कई पुरुष उन विधवा लड़कियों के साथ बलात्कार जैसे अपराध को अंजाम देते थे, और फिर जब लड़की गर्भवती हो जाती थी तो उसे आत्महत्या करने के लिए उकसाया जाता था। सावित्रीबाई फुले ने उन लड़कियों के लिए आश्रम खोला था, जहां उन्हें बच्चे को सुरक्षित जन्म देने में मदद की जाती थी और शिक्षित भी किया जाता था। लेकिन समाज के लोगों को सावित्रीबाई फुले के इस काम से भी दिक्कत थी। उनका कहना था कि सावित्रीबाई विधवा लड़कियों को गलत रास्ते पर ले जा रही है और उन्हें अपने धर्म का पालन नहीं करने दे रही है। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने आश्रम में जन्म लेने वाले एक बच्चे को गोद लिया था। उस बच्चे को एक विधवा ब्राह्मण लड़की ने जन्म दिया था, जबकि ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का मानना था कि कम उम्र में विधवा होने वाली लड़कियों की दोबारा शादी करवानी चाहिए ताकि उनका जीवन इस तरह से बर्बाद ना हो। सावित्रीबाई फुले मां नहीं बन सकती थी, इसलिए समाज और परिवार के लोग चाहते थे कि ज्योतिबा दूसरी शादी कर लें, लेकिन ज्योतिबा ने दूसरी शादी करने से इनकार कर दिया था और अपने गोद लिए बेटे का नाम यशवंत राव रखा था, जबकि कई लोगों का कहना था कि सावित्रीबाई फुले के पापों की वजह से वो मां नहीं बन सकती हैं। यशवंत राव जब बड़े हुए तो उन्होंने डॉक्टर की डिग्री हासिल करके अपने गांव में क्लिनिक शुरू किया, और इस तरह अपने माता पिता की तरह यशवंत ने भी समाज सुधार के कार्यों में अहम भूमिका निभाई। इतना ही नहीं, यशवंत राव ने अपनी जाति के बाहर जाकर प्रेम विवाह किया था, जो उस दौर में ब्रिटिश शासनकाल की पहली इंटरकास्ट मैरिज मानी जाती थी। इस तरह वक्त बीतता गया और साल 1890 में ज्योतिबा फुले का निधन हो गया था, जिनकी चिता को सावित्रीबाई फुले ने ही अग्नि दी थी। उस दौर में और आज भी महिलाओं को शमशान घाट जाने और चिता को अग्नि देने की इजाज़त नहीं है, लेकिन सावित्रीबाई फुले ने इस नियम को भी तोड़ दिया था। पति की मृत्यु के बाद भी सावित्रीबाई फुले ने सार्वजनिक रूप से मीटिंग में जाना और चर्चा करना शुरू कर दिया था, क्योंकि इससे पहले ज्योतिबा फुले बाहरी कामकाज की जिम्मेदारी संभाला करते थे। साल 1897 में भारत समेत दुनिया भर में प्लेग की महामारी फैली थी, जिसके बचाव के लिए सावित्रीबाई फुले और उनके बेटे यशवंत राव ने पुणे में एक बड़ा अस्पताल खुलवाया था। सावित्रीबाई फुले अपने बेटे के साथ मिलकर मरीजों का इलाज करती थीं, जबकि इस दौरान वो खुद प्लेग की बीमारी की चपेट में आ गई थी। सावित्रीबाई फुले ने समाज से बहुत लड़ाई लड़ी थी, लेकिन उनका शरीर प्लेग की बीमारी से लड़ नहीं पाया और 10 मार्च 1897 को रात 9 बजे उनका निधन हो गया था।
सावित्रीबाई फुले की मृत्यु के बाद उनके कार्यभार को उनके बेटे ने संभाला और उनकी मृत्यु के कई साल बाद भारतीयों को शिक्षा और खास तौर से महिलाओं के लिए शिक्षा और टीचर बनने का महत्व समझ आया था। आज भले ही ज्यादातर लोगों को लगता है कि टीचर बनना बहुत ही आसान काम है, लेकिन इस काम को आसान बनाने वाली सावित्रीबाई फुले को शायद कोई याद नहीं करता है। तो ये थी उस पहली महिला टीचर की कहानी जिसने खुद छात्रा बनकर पढ़ाई पूरी की और फिर लड़कियों को टीचर बनकर पढ़ाया था। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।